ऊपर रात के आसमान की तरफ देखो। जब आप रात में आसमान की तरफ देखते हो तो आपको क्या दिखता है? आपको क्या दिखाई देता है? साफ रात में आप अंधेरे में टिमटिमाते हुए बहुत सारे तारे देख सकते हो। एक साफ रात में आप अंधेरे में टिमटिमाते हुए बहुत सारे तारे देख सकते हो। हर एक तारा हमारे सूरज जैसा एक बड़ा जलता हुआ गैस का गोला है। हर एक तारा हमारे सूरज जैसा एक बड़ा जलता हुआ गैस का गोला है। कुछ हमारे सूरज से बड़े और ज्यादा चमकदार होते हैं, कुछ छोटे और कम चमकदार। कुछ हमारे सूरज से बड़े और ज्यादा चमकदार होते हैं, कुछ छोटे और कम चमकदार। ये तारे यूं ही इधर उधर नहीं बिखरे होते। ये तारे यूं ही इधर उधर नहीं बिखरे होते। ये बड़े बड़े ग्रुप्स में होते हैं जिन्हें हम गैलेक्सी कहते हैं। ये बड़े बड़े ग्रुप्स में होते हैं जिन्हें हम गैलेक्सी कहते हैं। हमारी अपनी गैलेक्सी मिल्की वे में अरबों तारे हैं। हमारी अपनी गैलेक्सी मिल्की वे में अरबों तारे हैं और ब्रह्मांड में अरबों गैलेक्सीज हैं। और ब्रह्मांड में अरबों गैलेक्सीज हैं। ब्रह्मांड बहुत बड़ा और रहस्यमयी है। ब्रह्मांड बहुत बड़ा और रहस्यमयी है, लेकिन साइंटिस्ट की मदद से हम इसके कुछ रहस्यों को समझने लगे हैं। लेकिन साइंटिस्ट, खास करके एस्ट्रोनॉमर्स की मदद से हम इसके कुछ रहस्यों को समझने लगे हैं। इस वीडियो में हम तारों के जीवन और गैलेक्सीज के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में हम तारों के जीवन और गैलेक्सीज के बारे में जानेंगे। हम ये भी देखेंगे कि आगे चलकर गैलेक्सीज कैसे टकराती हैं। हम ये भी देखेंगे कि आगे चलकर गैलेक्सीज कैसे टकराती हैं। ये एक मजेदार सफर होगा ब्रह्मांड के रहस्यों की तरफ। तारे बहुत बड़े बड़े गैस और डस्ट के बादलों में पैदा होते हैं, जिनको हम नेबुला कहते हैं। ये नेबुला अंतरिक्ष की सबसे खूबसूरत चीजों में से एक है। ये अक्सर पास वाले तारों की रोशनी से चमकते हैं, जिससे रंग और प्रकाश का बहुत ही सुंदर नजारा बनता है। एक नेबुला के अंदर ग्रेविटी गैस और धूल को एक साथ खींचती है। जैसे जैसे ज्यादा चीजें इकट्ठी होती हैं, बादल गर्म होने लगता है। आखिर में बादल के बीच का तापमान इतना ज्यादा हो जाता है कि न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हो जाता है। ये वो तरीका है जिससे एटम्स मिलकर भारी एलिमेंट्स बनाते हैं और इससे बहुत सारी एनर्जी निकलती है। जब न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू होता है तो एक तारा पैदा होता है। एक स्टार का लाइफ साइकिल उसके मास से डिसाइड होता है। स्टार लाइफ की शुरुआत एक प्रोटोस्टार से होती है, जो गैस और डस्ट के क्लाउड से बनता है। मैसिव स्टार्स छोटा और ड्रामेटिक लाइफ जीते हैं। ये बहुत जल्दी अपना फ्यूल बर्न करते हैं और एंड में सुपरनोवा बन के फट जाते हैं। सुपरनोवा के बाद स्टार का कोर न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल बन सकता है। कम मैस वाले स्टार्स जैसे हमारा सन बहुत लॉन्ग पीसफुल लाइफ जीते हैं। ये धीरे धीरे अपना फ्यूल बर्न करते हैं और बिलियंस ऑफ ईयर्स तक स्टेबल रहते हैं। सब कुछ एक प्रोटोस्टार से स्टार्ट होता है। प्रोटोस्टार एक यंग स्टार है जो अभी भी अपने पेरेंट नेबुला से मास कलेक्ट कर रहा है। जैसे जैसे ये मास कलेक्ट करता है, ये गर्म होता है और फाइनली न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हो जाता है। न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस में हाइड्रोजन एटम्स हीलियम में बदल जाते हैं, जिससे बहुत सारी एनर्जी निकलती है। एक स्टार अपनी लाइफ का मोस्ट टाइम अपने कोर में हाइड्रोजन को हीलियम में चेंज करने में बिताता है। इस स्टेज को मेन सीक्वेंस कहते हैं। हमारा सन करंटली अपने मेन सीक्वेंस स्टेज में है। ये स्टेज बिलियंस ऑफ ईयर्स तक चलता है। जैसे हाई स्टार के कोर में हाइड्रोजन खत्म हो जाता है तो वो हीलियम को हेवी एलिमेंट्स में चेंज करना स्टार्ट कर देता है। इससे स्टार एक्सपैंड होता है और कोल्ड हो जाता है, एक रेड जायंट बन जाता है। रेड जायंट स्टेज स्टार की लाइफ का लास्ट स्टेज होता है, जिसमें स्टार धीरे धीरे अपनी आउटर लेयर्स लूज कर देता है और फाइनली एक व्हाइट ड्वार्फ में बदल जाता है। आगे क्या होता है ये तारे के मास पे डिपेंड करता है। तारे का मास डिसाइड करता है कि उसका लाइफ साइकिल कैसा होगा और उसका एंड कैसे होगा। हमारे सूरज जैसे कम मास वाले तारे अंत में अपनी आउटर लेयर्स चौड़ देंगे, एक प्लैनेटरी नेबुला बनाएंगे। ये प्रोसेस धीरे धीरे होता है और तारे की आउटर लेयर्स स्पेस में फैल जाती हैं। तारे का कोर एक व्हाइट ड्वार्फ के रूप में पीछे रह जाएगा। ये व्हाइट ड्वार्फ तारे का एकदम डेंस और गर्म कोर होता है। ये एक छोटा डेंस ऑब्जेक्ट है जो बिलियंस ऑफ ईयर्स में धीरे धीरे कोल्ड हो जाएगा। व्हाइट ड्वार्फ का टेम्परेचर धीरे धीरे कम होता जाता है और ये अंत में एक ठंडे डार्क ऑब्जेक्ट में बदल सकता है। एक हाई मास वाला तारा बहुत ड्रामेटिक एंड फेस करेगा। ये तारे अपने लाइफ के एंड में बहुत एनर्जी और ब्राइटनेस के साथ ब्लास्ट करते हैं। जब ये अपने फ्यूल से खत्म हो जाता है तो ये अब अपने वेट को सपोर्ट नहीं कर सकता। तारे का कोर अपने ही ग्रेविटी की वजह से कोलैप्स होने लगता है। कोर अपने आप में कोलैप्स हो जाता है, जिसे एक बड़ा ब्लास्ट होता है जिसको सुपरनोवा कहते हैं। ये ब्लास्ट इतनी एनर्जी प्रोड्यूस करता है कि ये तारे की आउटर लेयर्स को स्पेस में फैलाता है।
ब्लास्ट इतना ब्राइट होता है कि पूरी गैलेक्सी चमका सकता है। सुपरनोवा की ब्राइटनेस कुछ टाइम के लिए पूरी गैलेक्सी की ब्राइटनेस से भी ज्यादा हो सकती है। सुपरनोवा के रूप में ब्लास्ट हुए तारे का कोर या तो न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल बन सकता है। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि तारे का कोर कितना डेंस और हैवी है। न्यूट्रॉन स्टार एक अजीब डेंस ऑब्जेक्ट है जो मेनली न्यूट्रॉन से बना होता है। इसका डेंसिटी इतना ज्यादा होता है कि एक स्पून न्यूट्रॉन स्टार का वेट अर्थ पे मिलियंस ऑफ टन्स हो सकता है। ब्लैक होल एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो इतना डेंस है कि लाइट भी इसके ग्रेविटी से बच नहीं सकता। ब्लैक होल का ग्रेविटी फील्ड इतना पावरफुल होता है कि ये टाइम और स्पेस को भी डिस्टॉर्ट कर सकता है। सेक्शन 5 गैलेक्सीज, तारों के द्वीप। गैलेक्सीज ये स्टार्स, गैस, डस्ट और डार्क मैटर का बहुत बड़ा समूह होता है जो ग्रेविटी से जुड़ा रहता है। ये कई शेप्स और साइजेस में आते हैं। कुछ गैलेक्सीज जैसे कि हमारी मिल्की वे स्पाइरल गैलेक्सीज होती हैं। स्पाइरल गैलेक्सीज में एक फ्लैट डिस्क होती है जिसमें स्पाइरल आर्म्स होते हैं। इनमें बहुत सारा गैस और डस्ट होता है जहां नए स्टार्स बनते रहते हैं। इनके बीच में एक बल्ज भी होता है जो पुराने स्टार्स से बना होता है। कुछ और गैलेक्सीज इलिप्टिकल गैलेक्सीज होती हैं। इलिप्टिकल गैलेक्सीज स्मूथ और ओवल शेप्ड होती हैं। इनमें ज्यादातर पुराने स्टार्स होते हैं और बहुत कम गैस और डस्ट होता है। इरेगुलर गैलेक्सीज भी होती हैं जिनका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता। भाग 6 आकाशगंगा, हमारा गैलेक्टिक होम। हमारी अपनी गैलेक्सी द मिल्की वे एक बार्ड स्पाइरल गैलेक्सी है। इसका मतलब है कि इसके बीच में एक बार जैसी शेप है। मिल्की वे लगभग 1 लाख लाइट ईयर्स चौड़ी है और इसमें अरबों स्टार्स हैं। हमारा सोलर सिस्टम मिल्की वे के एक स्पाइरल आर्म में स्थित है, गैलेक्टिक सेंटर से लगभग 26,000 लाइट ईयर्स दूर। अपने वैंटेज पॉइंट से हम मिल्की वे को रात के आसमान में फैली एक लाइट की बैंड की तरह देखते हैं। सभी गैलेक्सीज की तरह मिल्की वे भी लगातार घूम रही है। हमारा सोलर सिस्टम गैलेक्टिक सेंटर के चारों ओर लगभग 5,15,000 माइल्स पर आवर की स्पीड से चक्कर लगाता है। सेक्शन 7 गैलेक्टिक कॉलिजन्स, आकाश गंगाओं का टकराव। गैलेक्सीज रुकी हुई चीजें नहीं होती हैं। वो हमेशा अंतरिक्ष में घूमती रहती हैं और अक्सर एक दूसरे से टकराती रहती हैं। कभी कभी गैलेक्सीज आपस में टकरा जाती हैं। गैलेक्टिक कॉलिजन्स ब्रह्मांड की सबसे शानदार घटनाओं में से एक है। जब गैलेक्सीज टकराती है तो उनके तारे और गैस बिखर जाते हैं। गैलेक्सीज एक दूसरे के आकार बिगाड़ सकती है और वो नई गैलेक्सीज बनाने के लिए आपस में मिल भी सकती है। लेकिन चिंता मत करो, भले ही गैलेक्सीज टकराती हैं, लेकिन उनके अंदर के तारे इतने दूर दूर होते हैं कि वो शायद ही कभी एक दूसरे से टकराते हैं। सेक्शन 8 हमारी गैलेक्सी का फ्यूचर। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी एपने पडोसी एंड्रोमेडा गैलेक्सी से टकराने वाली है। एंड्रोमेडा एक स्पाइरल गैलेक्सी है जो मिल्की वे से भी बड़ी है। एस्ट्रोनॉमर्स का कहना है कि मिल्की वे और एंड्रोमेडा करीब 4.5 बिलियन साल में टकराएंगी। जब ये होगा तो एक कमाल का नजारा होगा। दोनों गैलेक्सीज मिलकर एक जायंट इलिप्टिकल गैलेक्सी बनाएंगी। सेक्शन 9 कंक्लूजन, दी एवर इवॉल्विंग कॉस्मोस। ब्रह्मांड बहुत बड़ा है और हमेशा बदल रहा है। तारे पैदा होते हैं, अपनी जिंदगी जीते हैं और मर जाते हैं। गैलेक्सीज बनती हैं, टकराती हैं और मिल जाती हैं। कॉस्मोस लगातार विकसित हो रहा है। तारों और गैलेक्सीज का अध्ययन करके हम अपने ब्रह्मांड के बारे में सीखते हैं। हमें अंतरिक्ष की विशालता और उसमें काम करने वाली अद्भुत शक्तियों की और भी ज्यादा कद्र होती है और हमें याद दिलाया जाता है कि हम खुद से कहीं ज्यादा बड़ी चीज का हिस्सा हैं। गैप 2S सेक्शन 10 अनचार्टेड फ्रंटियर्स, नई गैलेक्सीज डिस्कवरिंग। जैसे जैसे हम कॉस्मोस में और गहराई से देखते हैं, नई गैलेक्सीज मिलने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। एडवांस टेलीस्कोप्स और नई टेक्नोलॉजी से हम यूनिवर्स में पहले से कहीं ज्यादा दूर तक देख सकते हैं। हर नई गैलेक्सी जो मिलती है वो जानकारी का खजाना होती है जो हमें स्टार कैसे बनते हैं, ब्लैक होल कैसे काम करते हैं और उस मिस्टीरियस डार्क मैटर के बारे में बताती है जो सब कुछ को जोड़े रखता है। गैप 3S स्पेस एक्सप्लोरेशन का फ्यूचर बहुत सारी पॉसिबिलिटीज से भरा है। दूर के प्लैनेट्स पर मिशन, इंटरस्टेलर प्रोब्स बनाना और नई प्रोपल्शन टेक्नोलॉजीज हमें एक दिन हमारे सोलर सिस्टम के बाहर ले जा सकती है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप
और आने वाले प्रोजेक्ट्स यूनिवर्स के बारे में हमारी समझ को पूरी तरह बदल देंगे। स्पेस के सबसे दूर के हिस्सों में छुपे राज खोलेंगे। गैप 3S। जैसे जैसे हम इन अनचार्टेड फ्रंटियर्स में जाते हैं, हमें अपनी नेचुरल क्यूरियोसिटी और कॉस्मोस में अपनी जगह समझने की चाहत आगे बढ़ाती है। जो डिस्कवरीज हम करते हैं वो न सिर्फ हमारा नॉलेज बढ़ाएंगी, बल्कि आने वाली जनरेशंस को भी यूनिवर्स एक्सप्लोर करने के लिए इंस्पायर करेंगी। हर नई गैलेक्सी के साथ हमें उन अनगिनत अजूबों की याद आती है जो हमारा इंतजार कर रहे हैं, और उस अंतहीन डिस्कवरी के सफर की जो हमारे आगे है।